नमस्कार। आज जेवीपी मीडिया ग्रुप के इनिशिएटिव प्रोग्राम में हमारे बीच में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल को टोंक ज़िले के जिला प्रमुख प्रत्याशी, भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष और सहकारिता किसानों के हितों की पैरवी और ग्राम पंचायत सरपंच से लेकर पंचायती राज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले आदरणीय श्री राम जी चौधरी साहब हैं, जिनको देश दुनिया का शासन व्यवस्था का विशेष रूप से पंचायती राज का एक अच्छा अनुभव है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। पंचायती राज की परिकल्पना, उसका लोकतंत्र में साकार रूप और आज पंचायती राज के माध्यम से देश और प्रदेश का जो विकास हो रहा है उसको किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हरिराम जी बधाई दूंगा उन सभी ग्रामीण परिवेश के साथियों को जो प्रत्येक सप्ताह पंचायत राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में, जो चाहे पंचायत में, ग्राम पंचायत में, चाहे पंचायत समिति में, चाहे जिला पंचायत, जिला परिषद में विभिन्न पदों पर जिला जनप्रतिनिधि है। बहुत बहुत बधाई। उन्होंने इस पंचायत राज के सपने को साकार करने में बड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जी। अब मैं निवेदन करूंगा आपको, सही मायने में ये महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी। जब उन्होंने स्वराज की स्वतंत्रता की बात की तो महात्मा गांधी जी का एक सपना था, कोई ऐसी व्यवस्था, एक परिकल्पना थी जो ग्रामीण परिवेश में हो, जो ग्रामीण उनका शासन वो लोकतंत्र प्रति खुद ही करे। ये और सम्माननीय जवाहरलाल जी नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिलों के एक गांव से सन 1959 में इसकी आधारशिला रखी और हमें गर्व है कि राजस्थान से जो ये मुहिम चली, जो ये पंचायत राज का आंदोलन चला, पूरे भारत में बहुत ही एक साकार रूप ले सका। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार ग्रामीण परिवेश में राजनीति की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो ग्रामीण कड़ी है अदा की है। और भारत पंचायत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना इस व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की, राजस्थान के जैसे हरलाल सिंह खर्रा हुए, नाथूराम मिर्धा हुए, चौधरी कुंभाराम आर्य हुए, अपने एक वो शास्त्री जी थे, उन्होंने जो पंचायती राज में कई सारे नवाचार हुए, उनके समय में उनकी अध्यक्षता में समितियां बनी, तो धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं और मजबूत हुई, पूरे देश में गई है। आप पंचायती राज में आपने सरपंच से लेके पंचायत समिति, जिला परिषद का सफ़र देखा है, तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है गाँव के विकास में पंचायती राज की? जी, निश्चित रूप से अभी हमें पूर्ण मंजिल पाना शेष है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंचायत राज व्यवस्था ने ग्रामीण परिवेश में विकास में एक मील का पत्थर साबित हुई है। और पंचायत राज की जो परिकल्पना है, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, जो लक्ष्य था महात्मा गांधी का, जो पंचायत राज की स्थापना का पंडित जवाहरलाल भारत के दृष्टिवेता थे उनका था, उसकी ओर बढ़ने में हमने लक्ष्य की तरफ बढ़े हैं, लेकिन अभी मंजिल पाना शेष है। आप ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं, कोऑपरेटिव के लंबे समय तक आप चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं, तो किस रूप में टोंक ज़िले में आपने गांव से उस चीज़ को विश्व पटल पर पहुंचाया? मुझे खुशी है कि मुझे बहुत ही अल्प आयु में ही सहकारिता आंदोलन में भाग लेने का मौका मिला, पंचायत राज में भाग लेने का मौका मिला। और मैंने पंचायत राज की जो सबसे प्रथम इकाई है, ग्राम पंचायत का वार्ड मेंबर से मैंने शुरुआत की थी। सहकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में सौदे समानांतर में रहा, और दोनों एक तरफ जहाँ सहकारिता आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और आर्थिक स्रोत जुटाने में, खेती बाड़ी ग्रामीण परिवेश में काम करता, पंचायत राज व्यवस्था विकास में व्यक्तिगत जो पिछड़ों को आगे ले जाने आर्थिक से काम करता है। तो दोनों कड़ियों में लंबे समय तक, करीब मैं सन 1986 से अब तक सहकारी समिति का चेयरमैन और 2 बार दोनों कार्यकाल साथ साथ मैंने पूरा किया है। तो निश्चित रूप से मुझे खुशी है, मैंने पंचायत राज जुड़ के काफ़ी अनुभव, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया है। आपने अपने ग्राम पंचायत पलई में एक कोऑपरेटिव इनोवेशन कार्यक्रम के तहत तत्कालीन इफ़को के चेयरमैन को शायद आपने बुलाया था, मिनी सहकारी बैंक का उद्घाटन भी था, तो वो एक सहकारिता का जो बड़ा आयोजन था वो किस तरीके का था? जी राम जी, शुरू से ही
अध्ययन काल से मेरा दृष्टिकोण रहा है कि हम जब किसी पद पे होते हैं, जी, पद के साथ जिन लोगों से मत लिया उनकी ज़िंदगी में जुड़ के कुछ हम उनकी उन्नति के लिए काम नहीं कर पाए तो पद पर रहना व्यर्थ है। हमने किया। मैं आज याद करूंगा इफ्को के चेयरमैन, जिसका टोंक ज़िले में मैं लगातार 22 साल से टोंक ज़िले की तरफ से डायरेक्टर भी रहा हूँ, डेलीगेट जिसे बोलते हैं। तो सम्मानीय सुरेंद्र जाखड़ साहब जो किसान हित के दृष्टिवेता थे, वो पले पधारे थे और मैंने निवेदन किया था साहब कुछ ऐसा करिए, यहाँ की पृष्ठभूमि को देखते हुए, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर खेतीबाड़ी की उतनी, आप पंजाब जिस जगह से आते हैं वहाँ पे काफ़ी खुशहाली है। तो उन्होंने दे के एक्सपर्ट्स भेजे जल संग्रहण के लिए, तो उन्होंने महसूस किया गया कि मिट्टी नीचे से गाढ़ी है, तो उन्होंने कच्चे स्टोरेज शुरू, राजस्थान सरकार ने बाद में उन्होंने इफ्को के माध्यम से कच्चे, आज मुझे जिस पंचायत क्षेत्र में काम करता हूँ करीब 200 फार्म पोर्ट है, मिनी फार्म पोर्ट, उससे बुजुर्ग कहते हैं कि करीब 50-60 साल पहले भी वाटर लेवल वो नहीं था जो पलई में आज अटूट पानी गांव में है। तो मुझे खुशी है और आत्मसंतुष्टि है कि मैं जिस क्षेत्र में रह के वो काम किया जो मुझे करना चाहिए था और लोगों की जो जरूरत थी, नीड थी। अभी आप जिला परिषद सदस्य के रूप में, आपकी धर्मपत्नी गलखू देवी है, जिला प्रमुख के आप प्रत्याशी भी रहे हैं, तो अब पंचायत से जिला स्तर पे, वैसे भी आप कांग्रेस के संगठनों के विभिन्न पदाधिकारियों के रूप में आपने जिले भर में, प्रदेश स्तर पे कार्य किया है, तो किस रूप में अभी टोंक जिले का जो पंचायती राज है वो प्रदेश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है? टोंक जिला पंचायत राज के मामले में काफ़ी जागरूक रहा है। वैसे शुमार टोंक जिले को किया जाता है कि ये जिला पिछड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी जागरूक साथी है। और मेरे ही बड़े भाई रामबिलास जी चौधरी जिला प्रमुख रहे थे, जो कांग्रेस प्रकोष्ठ के पंचायत राज के राज्य के अध्यक्ष भी रहे थे। अब एक निवेदन आपके बिना पूछे मैं बता देता हूँ। अभी पंचायत राज की जो परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी, जो परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, हम उस जगह पूछना, नकारात्मक तो नहीं पूछना हमारा शेष है। हम पंचायत राज संविधान 73वें संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया है और ग्राम सभा को सबसे बड़ी ताकत बताएगी, लेकिन वैसा अभी होना शेष है। बोले सरकार की मंशा भी है, सरकार चाहती भी, लेकिन अफसरशाही में फैसला जो ग्राम सभा को करना चाहिए। हमारा तो निवेदन रहा कई बार, आप एक कॉमन पॉलिसी मत अख्तियार करो, उस गांव की क्षेत्र की पृष्ठभूमि क्या कहती है, कहाँ पे कीचड़ है, कहाँ पे सीसी रोड की ज़रूरत है, कहाँ वाटर लेवल सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ पर कच्चे नाले की ज़रूरत है, कहाँ पर आप स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, तो ये निर्णय उनको लेने दीजिए। लेकिन ये अभी तक बौने महसूस करते हैं जनप्रतिनिधि, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अफसरशाही के आगे जनप्रतिनिधि बौने महसूस करते हैं। और पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों के बारे में मेरा बिल्कुल एक निवेदन है, सकारात्मक काम करना चाहते, ईमानदारी से काम करना चाहते, जो कोई भी बातें नकारात्मक सुननी करती है वही अफसरशाही के सामने काम करने के लिए अनुकूल स्थितियाँ उन्हें नहीं मिलती है। दूसरा सर, अभी सरपंच ने पिछले दिनों सरकार के सामने बड़ा आंदोलन किया कि उनके अधिकारों में कोई कटौती की गई है, या उनको, जब आप सरपंच थे उसके बाद में वर्तमान के सरपंचों के कार्यकाल में कोई परिवर्तन हुआ जिसको लेकर वो बड़ा आंदोलन भी उन्होंने किया, फिर सरकार ने उनकी बातें भी मानी है? प्रत्येक सप्तर्षि राम जी, मैं कह रहा हूँ जो ही बात है, सारी व्यवस्था अफसरों पे केंद्रीयकृत है, जबकि ऐसी तो कल्पना नहीं की थी हमने तो विकेंद्रीकरण की दिशा में ऐसी हमारे विधिवेताओं की, हमारे जो शुरू में लोकतंत्र के प्रहरी थे जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, बलवंत राय जी मेहता जी, जिनकी कमेटी के आधार पंचायत राज की सिफारिश के आधार पर लागू की गई, उनकी तो मंशा थी कि आप उनको अपना स्वयं निर्णय करने का अधिकार दीजिए, वो बेहतर काम कर लेकर। मेरा अभी भी ठोस तरीके से मानना है, आप पूरी तरह से निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को और स्तरवार तीनों त्रिस्तरीय व्यवस्था में इनको दीजिए। अब अधिकारी का मनमाना और एक मनमानापूर्ण रवैया पंचायत राज व्यवस्था की असली मीमांसा तक पहुंचने में खलल पैदा करता है। दूसरा, पंचायती राज के साथ में अपने किसानों के आंदोलनों में उनके हितों के लिए हमेशा बड़ी ऊंची आवाज़ उठाई है।
दुनिया का और देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो चला भी, उसमें भी आपने सक्रिय भूमिका निभाई है। आज भी किसान, एक कन्हैयालाल सेठिया ने बहुत पहले लिखा था, कुण धरती रो अन्नदाता है, कुण धरती रो धारणहार, कुण धरती रो करता धरता, कुण धरती रहे ऊपर भार। तो वो किसान की एक पीड़ा है। तो क्या उस किसान को अपना वाजिब हक अभी तक नहीं मिला जिसके लिए संघर्षरत है? कब तक उसको इस तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा? बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है। भारत का सबसे बड़ा वर्ग है किसान जी, लेकिन असंगठित वर्ग है। जी, पहली बार हमारे नेता राकेश जी टिकैत के नेतृत्व में कुछ आभास दिया है, हम भी संगठित हो सकते हैं, एक हो सकते हैं जी। और हमारी तो इस आंदोलन के मामले में और बातें तो बाद में होंगी, हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हमने एकता पैदा हुई है, हमारे हितों, आप देखते हैं चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों का वर्ग हो, चाहे व्यापारियों का वर्ग हो, एक आह्वान के ऊपर वो अपने पेन डाउन कर देते हैं, काम को रोक देते। किसानों के साथ ऐसा नहीं है हमारे, और यही कारण है कि हम ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं, शोषण होता है। जब तक हक और अधिकारों की बात तो बाद में, पहले तो एक होना सीख ले, ये अब की बार किसान ने महसूस किया है। निश्चित रूप से सतत जारी रहेगा। हमने जीत लिए और सत्ता प्राप्ति से सरकार किसकी बढ़ती है, ऐसा राकेश टिकैत जी ने भी कहा, राजाराम जी बेल ने भी कहा, और हम लड़ाई जारी रखेंगे। एक लोकतांत्रिक का एक अधिकार है हमारा, हमारे हकों के लिए हम निश्चित रूप से आंदोलन करें, हमारी आवाज़ उठाएं, चाहे वो गांव से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक पहुँचे। ऐसा पहली बार आवाज़ दिया। ये तो एक हल्की सी अंगड़ाई है, मुकाम हासिल करके लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ते रहेगी। और इसके साथ ही जैसे अभी आपने किसानों की बात का प्रदेश स्तर पर पूरा नेतृत्व भी किया है, टोंक जिले के संदर्भ में शिक्षा और सामाजिक सरोकारों के रूप में या प्रदेश और देश में सामाजिक समरसता का माहौल कायम हो, मार्शल कौम जो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, ग्रामीण परिवेश की है, उनमें समरसता को किस रूप में देखते हैं ताकि उसमें एक अच्छी जागरूकता है, अच्छी चीज़ों का संकलन, पॉजिटिविटी हो? देखिए राम जी, ये नाम कुछ भी दे दो जी, हमारी बिरादरी एक है, वो बिरादरी हमारी किसान। जी, हमारे पेशा एक है, तौर तरीका एक है, रीति रिवाज है एक है, बोलचाल एक है, हम एक गांव में रहते हैं। और हमें राजनीति के नफ़े नुकसान के लिए लड़ाया जाता है। तू जाट है, तू गुजर है, तू मीणा है, तू भैरवा है, तू अहीर है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा लक्ष्य तो एक है ना, खेती की फसल का उचित दाम मिले, हमें शोषण हमारा मंडी में नहीं हो। तो हमारे लक्ष्य आज के ज़माने में तो लक्ष्य केवल आर्थिक, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आर्थिक, जिसमें ये केवल लटकाने अटकाने भटकाने के लिए सियासत दोनों फैलाए गए मुद्दे धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, और हितों के लिए आप जैसे अखबार, न्यूज़ और पत्रकारों का भी योगदान इसमें महत्वपूर्ण है और आप निश्चित रूप से निभाएंगे। दूसरा, इसके साथ ही जैसे आप एक किसान भी हैं और किसान के साथ आपने एक इनोवेशन बिजनेस की ओर भी डेवलप किया है, तो किसान कौम का अब जो व्यापार के क्षेत्र में दबदबा बढ़ रहा है, या किसान के बेटे नौकरियों में जा रहे हैं, प्रशासन में भागीदारी निभा रहे हैं, नए इनोवेशंस कर रहे हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहे हैं और अच्छे बिजनेस आइकन भी बन रहे हैं, तो आर्थिक रूप से समाज को या किसान वर्ग को या जन समुदाय को मजबूती देने के लिए किस ओर हमें कदम आगे बढ़ाने चाहिए? हरिराम जी, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी, धन्यवाद। देखिए, पर किसान जोत की सीमा घट रही है, लैंड होल्डिंग घटती जा रही है जी। जमीनें को अपन बढ़ा नहीं सकते, पर हेक्टर पर बीघा उत्पादन भी लेंगे तो कितना बढ़ा लेंगे। हम पर बीघा सरसों 20 क्विंटल लेते हैं जी, तो 25 कर लेंगे, 30 कर लेंगे, 100 क्विंटल तो कर नहीं पाएंगे तय है, चाहे कितना ही आधुनिक तकनीकों अपना ले, चाहे कितना ही खाद बीज दे ले। हमारी जिस तरह से खेती पे किसान परिवारों का, सदस्यों का भार बढ़ता जा रहा, तो हमें विकल्प के रूप में कुछ न कुछ तो देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जाते हैं अपन सरकारी नौकरियों में, तो वहाँ भी स्थितियाँ सीमित है।
अब स्थिति में जिस तरह से भारत एक विकासशील देश है, इसमें अभी व्यापार की काफ़ी संभावना है, काफ़ी स्ट्रेटेजी है, तो हमें व्यापार की तरफ रुख करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। इसमें एक जो चल रहा है आर्थिक असमानता, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, वो कारपोरेटकरण से हम लोग व्यापार में घुसेंगे, सरकार को भी सुविधा देनी चाहिए, तो हम सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आर्थिक इनइक्वालिटी असमानता घटेगी। तो मैं तो निश्चित रूप से कहता हूँ, एक परिवार में अगर 3 बेटे हैं तो ये खेती कर लेगा, जैसी करेगा वैसी कर लेगा, 2 को तो आप बाजार की तरफ भेजो, जिस तरह की अपनी धंधा। चाहे आज किसान की हालत देखो, एक छोटा सा ठेला लगाता है, उसका आमदनी किसान की आमदनी से ज़्यादा है। तो एक तो हमारे लोगों को ये शर्म तोड़नी होगी कि मैं ये धंधा कैसे करूं जी, और बाजार की तरफ रुख करना पड़ेगा। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को अगर हमें बचाए रखनी है तो बाजार के रूप में भी, व्यापारिक क्षेत्र में भी और सरकारी नौकरियों में भी हमें व्यवस्था में भागीदार बनना होगा, ताकि हम उस रूप में शासन व्यवस्था में हमारी समुचित भागीदारी हो। एक सर, आपने सहकारिता के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, एक व्यापारी के दृष्टिकोण से और किसान नेता के तौर पे देश का भ्रमण किया है। कई बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में आप गए हैं, किसान आंदोलन में भूमिका निभाई है, बिजनेस टूर के रूप में आपने कॉरपोरेट्स के साथ मीटिंग्स वगैरह की है। तो वैश्विक परिदृश्य कहें या भारत के संदर्भ में कहें, तो कहाँ कहाँ का आपका ऐसा अनुभव है और वहाँ की कुछ विशेष यादें जिसको आप शेयर करेंगे? जी, जहाँ भी मैं यात्रा में, चाहे मेरी व्यवसाय की यात्रा विदेश गया, चाहे सहकारिता से जुड़ी यात्रा में गया जी, तो हमने देखा जापान में कोऑपरेटिव मूवमेंट इन जापान, उसके तहत 10 सदस्यीय दल था, तो राष्ट्रीय से मुझे भी एक उसमें सदस्य था। हमने देखा जापान में 5% से नीचे के लोग कृषि पर आधारित है, 95% लोग दूसरे व्यवसायों में या दूसरे प्रोफेशन में या सरकारी नौकरियों में। पूरे संसार का स्थिति देखें तो 10% से नीचे विकसित देशों में, विकासशील भारत जैसे एशियाई देशों की स्थिति की मैं बात नहीं कर रहा, 10% से नीचे लोग कृषि पे आधारित है। तो ये भारत में आज भी अगर सीधे प्रत्यक्ष तौर पे देखें तो गत वर्ष का आंकड़ा 42% कृषि पे आधारित था। ये जब तक मैंने एक दिल्ली में इफ्को के माध्यम से सेमिनार, तो उसमें एक बात कही थी कि किसान की उन्नति कैसे हुई, एक प्रश्न था। मैंने कहा था साहब, किसान की सकल आय में से खेती की आय घटा दो तो किसान अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। मेरा कहने का मकसद था उसकी आय में अन्य आय की बढ़ोतरी हो जाए तो खेती की आय का प्रतिशत अपने आप ही घट जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी बड़े नाबार्ड के चेयरमैन थे मिस्टर नंदा, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और मुझे काफ़ी अच्छा कहा, किसान की सकल आय में उसकी खेती की आय को घटा दो, ये घटेगी तब जब अन्य आय स्रोतों की आय उसके परिवार की आय में बढ़ जाएगी। जैसे पशुपालन आय भी प्रत्येक सभी खेती से जुड़ा मामला है, और आय किसान के घर में बढ़े जी। इसके अलावा अब एक अभी हमने जो आपके अध्यक्षता में टोंक जिला में एक शिक्षा के नवाचारों के रूप में सामाजिक समरसता भी कायम की, प्रशासनिक, शिक्षा, चिकित्सा, अन्य क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित करने का एक विशेष कार्यक्रम किया। एक अनूठा संगम उस कार्यक्रम का था। क्या इस तरीके के सामाजिक सरोकारों को, शैक्षणिक कार्यक्रमों को किस रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म मिले? निश्चित रूप से राम जी, मैं उस सम्मेलन में अध्यक्ष था, मैं तो मानद पद था, बाकी सब कुछ संयोजन आपकी पहल थी, वो बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और निश्चित रूप से काफ़ी सराहा गया लोगों द्वारा, जैसा मेरे पास लोगों के विचार आते हैं, और ये अनवरत जारी रहना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जाट समाज के भी हो, गुर्जर समाज के भी हो, मीणा समाज, बैरो समाज, फिर इनका एक सामूहिक संगम भी आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर इनका सामूहिक भी, ये ग्रामीण, मेरा चूँकि ग्रामीण राजनीति से जुड़ा हुआ इसलिए मैं ज़्यादा गौर से भी मुझे ना ग्रामीण ही बात करूँगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना शेष है। अभी तक प्रशासनिक सेवाओं में इन जहाँ पे फैसले होते हैं, जहाँ से सबके भाग्य के फैसले होते हैं, ग्रामीण प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। तो इन लोगों की शिक्षा में आप राम जी हम काम करें।
मुझे जहाँ तक जिस तरह का भी सहयोग चाहिएगा तो मैं सदैव तत्पर रहूँगा। और परिकल्पना ये रहेगी, अवधारणा ये रहेगी कि सभी समाजों का एक सामूहिक शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने का एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करें इन बच्चों में पढ़ने की। देखो उससे ये आगे निकल गया, अब की बार फला गांव का लड़का आगे बढ़ा, अब के उस गांव का, अब के उस समाज का, तो ये प्रतिस्पर्धा इन लोगों को आगे लेके जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दों पर शिक्षा से जुड़े सामाजिक सरोकार, कृषि, प्रशासन, सहकारिता, किसान आंदोलन और पंचायती राज के हर मुद्दे पर बात की। आगे भी हम सर से बात करते रहेंगे और ऐसी खास शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू।